चलिए अब हम लोग एक नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हुए एक टॉपिक को पहले क्लियर करते हैं, एक पॉइंट को, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वांटम इफिशिएंसी। इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं कि ये टर्म आया क्यों, फिर ऑटोमेटिक इसके मतलब को हम लोग समझ जाएंगे। ध्यान यहाँ पे दीजिए। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो इस सोर्स ऑफ लाइट की वजह से रेडिएशन जो भी होगा वह रेडिएशन मेरे एक मेटल प्लेट के ऊपर फॉल करा रहे हैं। तो आप जानते हैं इंटेंसिटी का मतलब कि जितने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इस पे फॉल कर जाए। अगर इस फोटोन की एनर्जी हमने मेंटेन करके रखा है एच न्यू ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल प्लेट। मेटल, ये मेरा प्लेट है। ऐसा आप करोगे तो होगा क्या, यहाँ से जो इस मेटल सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन है वह बाहर आएगा, E माइनस। अगर हमने एच न्यू इज ग्रेटर देन 5 नॉट रखा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगी, जिसे हमने बोल दिया था क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक से ज़्यादा या एक से बहुत ज़्यादा, 2, 4, 10, 20, ये कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे डिपेंड करता है कि आप इंटेंसिटी लाइट का या फोटोन का कितना मेटल के ऊपर डाल रहे हो। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये मेरा मेटल प्लेट है तो यहाँ दो संभावनाएं नहीं बन रही है। पहला क्या सर, कि जैसे ये लाइट पड़ा, मतलब जैसे ये फोटोन इस मेटल प्लेट के ऊपर पड़ा, ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को लिया और बाहर आ गया। ये भी तो हो सकता था कि ये इलेक्ट्रॉन फोटोनिक एनर्जी को लेने के बाद जैसे ही आगे बढ़ा, इसके रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसके साथ कोलिजन हो जाए, फिर इसके साथ ये इधर पाथ पे आए और इसके साथ कोलिजन हो जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर पूरा का पूरा मेरा ये मेटल सरफेस था, एनर्जी पड़ने के बाद जो इसमें इलेक्ट्रॉन थी वो आपस में भी तो कोलाइड कर सकती है ना। जैसे इसे एनर्जी मिल गया, मिलने के बाद ये आपस में भी तो कोलाइड कर सकती है। आपको पता है कि इन इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वह जिगजैग पैटर्न में होता है, लेकिन ये आप जो भी इनके बीच की जो मूवमेंट होती है एज ए स्ट्रेट लाइन हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ से दो संभावनाएं हैं। संभावना 1 कि इलेक्ट्रॉन विदाउट कोलिजन निकल जाए, और संभावना 2 कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन करे, है ना। तो यहाँ से मैं बोलूँ कि यहाँ से मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन का दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। केस 1, इलेक्ट्रॉन्स comes out without collision, और यहाँ पे हो केस 2 आ तो गया बिना कोलिजन का, और केस 2 इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड inside the material। अगर ऐसा होगा कि मटेरियल के अंदर कोलाइड करे, तो ये भी हो सकती है कि कोलाइड करते करते उसकी एनर्जी खत्म हो जाए। मीन्स अगर मैं बोलूँ
कि एनर्जी जो था, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, लेस देन वर्क फंक्शन। कोलाइड करने से क्या हो गया, लॉस हो गया ना। क्या होता है, लॉस हो जाए। मीन्स अगर इनसाइड कोलिजन हुआ तो एनर्जी का लॉस हो जाए, और लॉस होने के बाद ऐसी भी हो सकती है कि जो एनर्जी उसके पास बचा वह फाइव नॉट से कम हो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन फाइव नॉट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। आएगा क्या इस केस में, नहीं आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स नॉट इजेक्टेड। ठीक है। दूसरी क्या होती है, हो सकती है संभावना कि इलेक्ट्रॉन्स के पास कोलिजन के बावजूद भी इतना एनर्जी था कि वह फाइव नॉट को ओवरकम कर पाए और बाहर आ जाए। मीन्स क्या, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन greater than किससे जी, वर्क फंक्शन। तो इसमें हमें इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और जो भी मिलेगा मैं मैक्सिमम को काउंट कर लूँगा। इसमें इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी एटलीस्ट अगर ओवरकम कर नहीं पाया तो भी ये घूमते घूमते आउटर सरफेस पे आके रुक जाएगा, तो या ओवरकम जस्ट फाइव नॉट को इक्वल हो जाए तो क्या होगा, उस सरफेस पे जस्ट थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो बाहर तो आ पाएगा, लेकिन उसके पास कोई एनर्जी नहीं बचा कि अब वो मूवमेंट कर पाए। तो उस केस में भी हम बोलेंगे कि इसके पास एनर्जी नहीं बचा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई उस इलेक्ट्रॉन का, कितनी हो गई जी, 0। मीन्स अगर कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन क्या हो सकता है जब अगर हम लोग H nu इज ग्रेटर देन फाइव नॉट देंगे, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि सर काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन, काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन जो होगा वह, यहाँ क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन क्या हो सकता है सर, 0 to k max, के मैक्स, 0 से क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक। लेकिन सर इलेक्ट्रॉन कोलाइड ना करे तो इस केस में एनर्जी का कोई लॉस होगा ही नहीं, नो लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ किसी भी प्रकार का एनर्जी का लॉस नहीं होगा, और ऑलरेडी हम H nu 5 से ज़्यादा क्या किए हैं, डाले हैं मेटल के ऊपर, फॉल कराए हैं, तो 100% इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा विथ काइनेटिक एनर्जी, है ना। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस। यहाँ पे तो इजेक्शन होगा ही होगा, और इजेक्शन होगा तो उसके पास जो भी एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल वर्क फंक्शन इतना खर्च करने के बाद, समझ पा रहे हो, वो किस फॉर्म में होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के, समझ रहे हो। मीन्स जो हम एनर्जी इस मेटल सरफेस के ऊपर डाल रहे हैं, लाइट एनर्जी के फॉर्म में डाल रहे हैं यहाँ पे, तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन बिना कोलिजन के बाहर आ रहा है या कोलिजन करके आ रहा है, या कोलिजन करके अपने एनर्जी का पूरा लॉस कर दिया। उसके अनुसार ही इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का डील हम लोग कर पाएंगे, कब, जब वो मेटल सरफेस को छोड़ के बाहर आएगा तो। ठीक है, ओके। अगली बात देखिए, काफ़ी ध्यान से सुनिए। मतलब हम यहाँ से ये बात बोल सकते हैं नोट पॉइंट में
कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना आप फोटोन गिरा रहे हो, डाल रहे हो इस मेटल सरफेस के ऊपर, भले ही उसकी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा है, फिर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फोटोन के इक्वल नहीं निकल पाएंगे। अगर ऐसा हुआ कि कोलिजन ही ना हो, उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि जितने फोटोन डाले उतना ही निकल पाए, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ फोटोन से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अब हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो फोटोन हम लोग इस मेटल सरफेस के ऊपर डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम उतना ही निकल पाएगा, नहीं तो हमेशा उससे कम ही होगा, है ना। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ photons fall on metal surface। ठीक है, मेटल सरफेस पे जितना फोटोन गिरेगा उससे कम ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या आइडियल केस में हम बोल सकते हैं कि उसके इक्वल हो पाएगा। बोलो, कोई दिक्कत है नहीं ना। लेकिन आप याद रखना है इस बात को, मैं फिर लिख रहा हूँ कि इन जनरल क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स के विषय में बोल रहे हैं, ऑलवेज लेस देन होता है किससे, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल ऑन मेटल सरफेस। क्लियर, बोलिए क्लियर है। तो आप देख पा रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या बाहर आएगी वो हमेशा इस फोटोन की तुलना में कम ही होगी। जनरली हम बोलते हैं, आइडियल कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में अगर हमसे कोई बोले कि आप डिफाइन करो क्या एफिशिएंसी क्या है इलेक्ट्रॉन के निकलने की, तो इसी टर्मिनोलॉजी को हम लोग नाम देते हैं क्वांटम एफिशिएंसी। और यहाँ से एक दूसरी बात हमें पता चल गई कि काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन है, हमेशा याद रखना आप लोग, वेरिएशन जो है क्या हो सकता है, अगर आइडियल कंडीशन हो तो के मैक्स के साथ निकलेगा, अगर कोलिजन होगा तो हो सकता है वो 0 हो जाए, ठीक है ना। और उसके बीच में कोई भी काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा उतना या उससे कम में ही बाकी सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मेंटेन होगी, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन अगर देखा जाए उन दोनों केस से, तो हम बोल सकते हैं 0 to के मैक्स तक जाएगी, ठीक है ना। अगर विदाउट कोलिजन निकलेगा तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। अगर कोलिजन करेगा तो वहाँ हो सकता है काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि बिना कोलिजन का ही निकल जाए, या कोई कोलिजन करे तो बाकी, अगर कोलिजन करेगा तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो इसके बीच में लाई करेगा। तो वेरिएशन क्या होगा, 0 से काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटम एफिशिएंसी का। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्वांटम एफिशिएंसी क्यों निकालनी पड़ी। इससे निकालने से फ़ायदा क्या है कि हम समझ पाते हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटोन मेटल के ऊपर डाला तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ठीक है ना। क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब डायरेक्ट आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन के साथ फिट हुआ होगा। तो मैं बोल रहा हूँ क्वांटम एफिशिएंसी को ईटा से दिखाऊंगा। ये क्या है जी, क्वांटम एफिशिएंसी है।
क्वांटम एफिशिएंसी कैसे डिफाइन होगी, आप खुद कर पाओगे। आप क्या कि नंबर ऑफ क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपॉन क्या, कितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ठीक है, अपॉन क्या, कितना आपने फोटॉन्स को फॉल कराया, मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन फॉल ऑन मेटल सरफेस। अरे बोलिए, तो ये हो गया। अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज क्वांटम एफिशिएंसी बताओ, परसेंटेज क्वांटम एफिशिएंसी बताओ, तो करोगे क्या, जो भी आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स था, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपॉन क्या करोगे आप, नंबर ऑफ photons fall on the metal surface, fall on the metal surface। इसको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज क्वांटम एफिशिएंसी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, इस क्वांटम बार बार जो क्वांटम यूज कर रहे हैं इस फोटोन के लिए, तो क्वांटम से रिलेटेड क्या प्रॉपर्टी हो सकती है इस फोटोन की, ठीक है। देखिए, तो हम लोगों ने जो क्वांटम एफिशिएंसी पढ़ा उसका मीनिंग भी समझा दिए थे। उसी क्रम में हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आप अपने से भी समझ पाओ इस एग्जाम्पल के माध्यम से जब भी आपको आवश्यकता पड़े, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मेरा क्वांटम एफिशिएंसी 60% है, इसका मतलब क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कितना है 60, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कितना होंगे जी 60 हैं, आउट ऑफ कितने 100 फोटॉन्स, मीन्स 60% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 फोटॉन आप डाल रहे हो तो भैया 60 उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ वही कि 80 इलेक्ट्रॉन, कौन सी फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो मीटर से बाहर आ रहे थे, 80 फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ पाएंगे आउट ऑफ कितने 100 फोटॉन्स अगर आप डाल रहे हो मेटल सरफेस के ऊपर, और वह फोटॉन की एनर्जी H nu इज ग्रेटर देन 5 को होल्ड करे तब की बातें हैं, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी नहीं, तो इजेक्शन की बातें करना ही बेकार है। आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ से इसको बोल सकता हूँ, क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स 80 आउट ऑफ क्या बोल सकते हैं जी, आउट ऑफ 100 क्या फोटॉन्स। मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि आप पूरे के पूरे कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब एक बातें आती है कि सर आपने किस आधार पे ये बात बोली कि अगर हम 100 फोटॉन्स को किसी मेटल सरफेस के ऊपर डाल रहे हैं तो मैक्सिमम 100 या उससे कम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो यह प्रोसेस होता है, कौन सी प्रोसेस सर, इलेक्ट्रॉन का निकलना, जब फोटॉन गिरता है तो उसमें जो टाइम जो लगता है, टाइम लैग जो होता है, टाइम गैप जो होता है बहुत कम होता है। सर कितना होता है, इस बात को मैंने क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख रखी है कि क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स का जो यह प्रक्रिया है वही इस बात को हमें समझा पाता है कि हाँ ऐसा हो पाएगा।
क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम लगता है। देखिए 10⁻⁹ और लेस, तो अगर इतना कम टाइम हो, 10⁹ सेकेंड में रखते हैं, सेकेंड का इतना ही सवा भाग होता है, या इससे कम हो, ठीक है ना, इसके ऑर्डर में हो, तो हम बोलेंगे इस बात को। तो बताइए, अगर इतना कम टाइम होगा तो डायरेक्ट मैं बोलूँ कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है? हाँ, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, बोल सकता हूँ। अगर ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है तो इतने कम टाइम में क्या फोटोन के पास एनर्जी मिल पाएगी कि वो अपने एनर्जी का आदान प्रदान कर पाए? नहीं, ये इतना कम टाइम है कि जस्ट गिरा और इलेक्ट्रॉन बाहर आया। इसमें कोई टाइम का गैप नहीं होता है, स्पष्ट आप समझे। अगर ऐसा हुआ तो क्या सर दो फोटोन एक दूसरे से कंबाइन कर पाएंगे? नहीं भैया, उसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि कंबाइन कर पाएंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि हम लेस एनर्जेटिक फोटोन को गिराएं किसी मेटल सरफेस पे, तो एक फोटोन और फिर दूसरा फोटोन कंबाइन कर ले, फिर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेस एनर्जेटिक अगर फोटोन होगा तो कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगी। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन निकलने की संभावनाएं बन रही है इस दो पॉइंट से, तो वह एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या कि एक फोटोन जाए और अधिक से अधिक एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। अगर सक्षम है तो, नहीं सक्षम है अगर तो कोई बात ही नहीं है, मतलब वो तो मेटल सरफेस के अंदर पहले से भी था और अभी भी रहेगा। या सक्षम पहले था, फोटोन के पास एनर्जी थी, लेकिन मिला इलेक्ट्रॉन को, कोलिजन कर गया, लॉस हो गई, अब ओवरकम नहीं कर पा रहा है वर्क फंक्शन को, तब तो भी वो क्या होगा, मेटल के अंदर रह जाएगा। तो क्या संभावनाएं बन रही है कि एक फोटोन एक को निकाल सकता है, नहीं तो नहीं भी निकल सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? तो इन तीनों बातों को हम लोग क्वांटम कैरेक्टरिस्टिक्स से जानते हैं। तो अगर कभी भी आता है तो आप इन तीनों बातों को काफ़ी ध्यान रखना है और प्रॉपर ढंग से उसका आंसर करना है। चलिए इस बात को हम पॉइंट वाइज लिखे भी हैं और एक बार रीड कर देते हैं। द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी अपरेंट टाइम लैग। कोई इसमें ज़्यादा टाइम लैग होता ही नहीं है। कितना सर? तो 10⁻⁹ और इस लेस्ट इससे भी कम टाइम वो लेता है। इवन व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सीडेंटली डिम, मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम लोग बहुत डिम रखते हैं, लाइट जो होता है बहुत डिम रखते हैं, मतलब अब बता रखे थे इंटेंसिटी कैसे वेरी कराओगे, आप जो मेटल प्लेट्स है काफ़ी उससे दूर लेके चले जाओ तो ऑटोमेटिक बहुत कम रेडिएशन आएंगे, जिसे हम लोग डिम बोल रहे हैं। तो भी उससे कोई मतलब नहीं है, कम रेडिएशन आएगी, डिम आएगी, तो क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन का निकलना तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके एनर्जी के, डिम से कोई मतलब तो है ही नहीं। ठीक है ना? दूसरी बात कि अगर हमारे पास HNO इज ग्रेटर देन φ0 है तो इस केस में इलेक्ट्रॉन जो होगा मैक्सिमम एक निकल सकता है, नहीं तो उससे कम। तो अगले पॉइंट को देखिए, इफ फॉर इंसिडेंट रेडिएशन HNO इज ग्रेटर देन φ0 देन ईच फोटोन कैन एट मोस्ट, मतलब अधिक से अधिक इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। समझ पा रहे हैं? तीसरी पॉइंट, 2 और मोर लेस एनर्जेटिक फोटोन कैन नेवर कंबाइन टू ईच अदर। ऐसा नहीं होता कि लेस एनर्जेटिक है तो कंबाइन कर ले, क्यों? कंबाइन करने की टाइम ही नहीं है। अगर कंबाइन नहीं कर पाएगा तो क्या मैं बोलूँ कि अगर लेस एनर्जेटिक है तो इलेक्ट्रॉन्स नेवर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस वो निकल ही नहीं पाएगा। अब ऐसा ना सोचिएगा, देखिए बहुत बच्चे सोच सकते हैं कि जो नेताजी लोग होते हैं उनकी जब पार्टी बनानी होती है और उनकी बहुमत अगर नहीं हो पाती है तो साइड से बहुमत को जुटा लेते हैं और फिर अपना सरकार बना लेते हैं। तो फोटोन वैसा क्यों नहीं कर सकता है? आप समझो, उन्हें इतना टाइम मिलता है कि वो जाएं दूसरे से बात करें और फिर बहुमत बनाएं।
ठीक है। इसीलिए तो आप देखते हो कि जितने भी पार्टी होती है अपने विधायक को अलग अलग प्लेस पे रखती है और घुमाती रहती है, बहुत कम टाइम देती है। जितना कम टाइम होगा, आपस में बातें नहीं होगी, कम्युनिकेट नहीं होंगे, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो फिर जो मिलावट वाली कामें हैं वो नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम है, टाइम ही इतना कम है कि 2 फोटोन कभी मिल ही नहीं सकता है। तो फाइनली ये बात बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है कभी भी 2 फोटोन कंबाइन करके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे। अगर कम एनर्जी है तो कंबाइन किया, एनर्जी मेंटेन कर लिया, फिर निकाल दे, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो मैंने 3 पॉइंट बताया, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी की पूरी फोटो इलेक्ट्रिक चैप्टर के लिए। आपको ध्यान रखना है, पहला बात कि जो भी मेरा फोटोन है वह इंस्टेंटेनियस प्रोसेस के माध्यम से इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालता है। पहली बात। सर कोई पूछेगा तो आप बताइएगा 10⁻⁹ के ऑर्डर में टाइम का जो होता है वो लेता है, मान के चलो लगभग ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। दूसरी बात, मैंने दूसरे पॉइंट में बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम एक टाइम में एक फोटोन निकाल पाएगा। तीसरा पॉइंट में मैंने ये समझाने की कोशिश की कि कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 फोटोन एक दूसरे से कंबाइन करे फिर लेस एनर्जेटिक होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। कभी 2 फोटोन एक दूसरे से कंबाइन ही नहीं करेंगे, अर्थात इलेक्ट्रॉन कभी भी वो निकाल ही नहीं पाएंगे मेटल सरफेस से। ओके।